नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गुरु में। मैं हूं डॉक्टर वेदांत और आप लोग आजकल पढ़ रहे हैं इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ है ना। ये लेक्चर नंबर 14 है। इसमें आप लोगों ने मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि इसी क्रम में आपको हमने बताया था कि किस तरह से जो विदेशी मुद्रा की उगाही भारतीय कंपनियां करती हैं एडीआर और जीडीआर के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एडीआर जीडीआर का, इसके लिए हमने आपसे कहा था कि हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एडीआर जीडीआर के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं और साथ में जो पार्टिसिपेटरी नोट होती है जिसको पी नोट बोला जाता है, ये क्या होता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज ध्यान में रखना है आपको कि एडीआर यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डिपॉजिटरी रिसीट ना, ये वास्तव में एक प्रकार का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है ना। यानी एक कह सकते हैं कि ये एक जो समतामूलक विलेख, यानी जो जैसे शेयर आपने पढ़ा था ना, इक्विटी शेयर है ना। तो जिस तरह से शेयर होते हैं, हिस्सा पूंजी होती है जो कंपनियों के द्वारा इशू किए जाते हैं, उसी तरह से ये भी एक प्रकार के इशू हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे कि ये एक प्रकार के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना। दूसरी बात यहां पे ध्यान रखना है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया कि ये हस्तांतरणीय है, एक हाथ से दूसरे हाथ में इनका लेन देन हो सकता है ना। ये अहस्तांतरणीय नहीं है, हस्तांतरणीय है ना। ये ट्रांसफरेबल है। तो ये ट्रांसफरेबल भी हैं यानी निगोशिएबल भी हैं और साथ ही साथ ये क्या है? ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ये शेयर या डिबेंचर आदि की तरह किसी कंपनी के द्वारा इशू नहीं किए जाते, बल्कि जो एडीआर या जीडीआर या कोई भी डिपॉजिटरी रिसीट है, जैसे इंडिया ने भी शुरू कर दिया है अब अपना इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट 2006 से ना। तो ये जो भी इस तरह के टर्म आते हैं जिसमें कि डीआर यानी डिपॉजिटरी रिसीट लिखा होता है, तो ये वास्तव में कंपनियों के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, कंपनियों के द्वारा निर्गत नहीं होता, कंपनियों के द्वारा इशू नहीं होता है। बल्कि कंपनियों के जो इशू होते हैं यानी जो उनके शेयर्स होते हैं, उनको अपने पास रख करके जो उस कंपनी के द्वारा ऑथराइज्ड बैंक है ना, जिसके लिए हम शब्द यूज कर सकते हैं विदेशी संदर्भ में ओवरसीज जो डिपॉजिटरी बैंक है ना, उसके लिए शब्द क्या होगा? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है ना, या ओडीबी है ना, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक या ओडीबी। ये जो होते हैं है ना, यानी जिनको जो ऑथराइज्ड कह सकते हैं कि बैंक हैं है ना, वो किसी कंपनी के शेयर अपने पास रख लेते हैं और उनके बदले निवेशकों को जो रसीद जारी करते हैं उनको डिपॉजिटरी रिसीट कहा जाता है। स्पष्ट हो गई बात ना। तो ये कंपनी के द्वारा इशू नहीं किए जाते, बल्कि किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के द्वारा, है ना। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बैंक काम करते हैं, बड़े बैंक, कमर्शियल बैंक काम करते हैं, उनमें से जो ऑथराइज्ड बैंक होगा, जो उसमें लीड बैंक होगा, उसके लिए शब्द क्या यूज हो जाएगा? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। तो वो जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है वो किसी कंपनी का शेयर अपने पास रखता है और उसके बदले निवेशकों को जो रसीद जारी करता है उसको डिपॉजिटरी रिसीट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करता है ये बैंक? वो इसलिए करता है क्योंकि कंपनियां, आप जानते हैं कि जब तक किसी स्टॉक एक्सचेंज में उनकी लिस्ट नहीं होती, उनको सूचीबद्ध नहीं किया जाता, उनकी लिस्टिंग नहीं होती, तब तक तो वो उस स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर बेच नहीं सकते, अपने इश्यूज बेच नहीं सकती हैं, है ना। अब फर्ज करिए कोई भारतीय कंपनी है, उसको न्यूयॉर्क से है ना या हांगकांग से या सिंगापुर से पूंजी की उगाही करनी है, तो ऐसे में या तो उसको पहले वहां पर अपनी लिस्टिंग करानी पड़ेगी। बिना लिस्टिंग के आखिर वो कैसे वहां से पूंजी प्राप्त कर सकती है भारतीय कंपनी? तो उसका तरीका यह है कि वो अपने जो शेयर है वो जो संबंधित ओडीबी है, जो ऑथराइज्ड बैंक है, उसके पास जमा कर देगी और उसके बदले में वो जो सिंगापुर का निवेशक है या हांगकांग का निवेशक है या जहां का कहीं विदेशी जगह का निवेशक है,
वो अपना पैसा उस बैंक को देकर के उसके बदले में रसीद प्राप्त कर लेगा। तो इसका मतलब कि बीच में यहां पर कौन आ गया? ओडीबी। ठीक है ना। तो जब बीच में ओडीबी आ जाती है तो जो शेयर की खरीद बिक्री होती है या शेयर के बिहाफ पर जो रसीद का लेन देन होता है उसे हम डिपॉजिटरी रिसीट कहते हैं। अब ये जो डिपॉजिटरी रिसीट है इसमें ये अमेरिकन हो गई और ये ग्लोबल हो गई। ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना है कि ये दो तरह की डिपॉजिटरी रिसीट क्या है, आखिर इनके बीच में क्या अंतर है। तो एक तो बड़ा सीधे सीधे नाम से ही क्लियर हो सकता है कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट बेसिकली जो अमेरिका के में पब्लिक इश्यूज होते हैं या जो ट्रेडिंग होती है ना, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए हैं ये। जबकि जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है ये यद्यपि एडीआर की तरह नैस्डैक में इसकी लिस्टिंग होती है, लेकिन बेसिकली ये जो अपना काम करता है वो यूरो मार्केट के लिए करता है। ठीक है ना। तो यूरो मार्केट के लिए ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है ना, यद्यपि इसकी लिस्टिंग नैस्डैक में भी है। नैस्डैक मतलब जो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है, और एडीआर ये पूरे अमेरिका में है ना, वो केवल नैस्डैक नहीं पूरे अमेरिका में जो भी पूंजी की लेन देन होगा है ना, उसके सुविधाजनक बनाने के लिए एडीआर का प्रयोग होता है। लेकिन इन दोनों के साथ है ना कुछ बेसिक चीजें ऐसी जुड़ी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे ध्यान आपको यह रखना है कि जो एडीआर है ये किसी व्यक्तिगत निवेश और संस्थागत निवेश है ना, इसके लिए शब्द क्या यूज होता है? एफडीआई और एफआईआई है ना। तो जो एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है ना, तो संस्थागत निवेश और व्यक्तिगत निवेश दोनों के लिए एडीआर का प्रयोग हो सकता है। लेकिन जीडीआर का प्रयोग दोनों के लिए नहीं होता है, बल्कि वो सिर्फ एफआईआई यानी संस्थागत निवेशकों के लिए ही जीडीआर का प्रयोग होता है। यह ध्यान रखिएगा, जीडीआर केवल संस्थागत निवेशकों के लिए ही जारी होता है, जबकि एडीआर संस्थागत और व्यक्तिगत निवेशक यानी एफडीआई और एफआईआई दोनों के लिए जारी होता है। दूसरी बात आपको हमेशा यह ध्यान रखनी है कि जो एडीआर है ना, उसको हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर शेयर से एडीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होगा? पहले तो शेयर से एडीआर में कन्वर्ट होगा, फिर एडीआर से शेयर में कन्वर्ट होगा, फिर शेयर से एडीआर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब होगा उसको हम बार बार कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर और एडीआर के बीच में। लेकिन जो जीडीआर होता है ये बार बार चेंज नहीं होता है। अगर एक बार जीडीआर को शेयर में हमने परिवर्तित कर दिया तो दोबारा वो परिवर्तित शेयर जीडीआर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ये ध्यान रखना है आपको। तो एडीआर बार बार शेयर में कन्वर्ट होकर के एडीआर शेयर से एडीआर, एडीआर से शेयर से एडीआर बन सकता है। लेकिन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट अगर एक बार जारी हुई है और वो अगर एक बार शेयर में कन्वर्ट हो गई तो फिर दोबारा वो शेयर जीडीआर में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना। ये बात हमने इसलिए बताई कि पहले से ही आपको हमने बताया था कि दोनों ही डिपॉजिटरी रिसीट वास्तव में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी इनका हस्तांतरण हो सकता है। लेकिन ये जो हस्तांतरण है उसमें जीडीआर में एक बार संभव है और एडीआर में ये बार बार संभव है। ठीक है। यही कारण है कि जीडीआर की तुलना में एडीआर में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, यानी ये ज्यादा तरल माना जाता है। इसमें तरलता का मान ज्यादा होता है देन जीडीआर के। ये बात समझ में आ गई। और अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हैं कि सबसे पहले 1999 में एडीआर से है ना पूंजी उगाने का काम इन्फोसिस कंपनी ने किया था। ठीक है। इसके बाद फिर सत्यम इन्फोटेक ने किया और 1992 में सबसे पहले रिलायंस कंपनी है जिसने जीडीआर से यूरो मार्केट से पूंजी की उगाही की थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब संक्षेप में हम आपको फिर से बता दें कि कोई भी डिपॉजिटरी रिसीट क्या है, वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है जो वास्तव में किसी मध्यस्थ बैंक द्वारा जारी की जाती है ना, शेयरों के बिहाफ में। ये उन्हीं कंपनियों के लिए है जो कंपनियां बाहर अपनी को लिस्टिंग नहीं करा सकती हैं या नहीं कराई हुई हैं, फिर भी वो उनको बाहर से पूंजी उगानी है, ये सिर्फ उनके लिए काम आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि जीडीआर में एफडीआई और एफआईआई दोनों का निवेश हो सकता है, लेकिन एडीआर में जीडीआर में केवल एफआईआई का निवेश होगा। दूसरी खास बात कि एडीआर को हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन कन्वर्टेड शेयर से फिर हम एडीआर को कन्वर्ट कर सकते हैं, एडीआर में बदल सकते हैं। लेकिन जीडीआर अगर एक बार शेयर में कन्वर्ट हो गया तो वो कन्वर्टेड शेयर फिर जीडीआर नहीं बन सकते हैं। ठीक है। इसी कारण से एडीआर में लिक्विडिटी का मान जीडीआर की तुलना में ज्यादा होता है। यह बात हुई जब भारतीय कंपनियां बाहर से बिना लिस्टिंग के पूंजी प्राप्त करना चाहती हैं। अब इसका अपोजिट सोचिए, अगर कोई बाहरी निवेशक है
कोई बाहरी निवेशक है, विदेशी निवेशक है, वो भारत में बिना लिस्टिंग के अगर कोई शेयर में पैसा लगाना चाहता है, यहां भारतीय कंपनियों में पूंजी लगाना चाहता है, तो उसके लिए जो चीज जारी होती है उसको कहते हैं पी नोट, है ना, पार्टिसिपेटरी नोट। तो पार्टिसिपेशन के लिए जो नोट जारी की जाती है वो नोट, ठीक है। तो इसका तो हुआ कि पी नोट किसको जारी की जाती है? पी नोट जारी की जाती है ऐसे विदेशी निवेशकों के लिए जो अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं, जो सेबी में अपने को रजिस्टर नहीं कराना चाहते हैं, जो सेबी के सामने आना नहीं चाहते हैं ना, वो लेकिन फिर भी यहां पे पैसा लगाना चाहते हैं। तो ऐसे में वो यहां पर जो लिस्टेड वित्तीय संस्थाएं हैं उनके माध्यम से यहां पे पैसा लगा सकती हैं। तो सारी जो पहचान होगी वो किसकी होगी? उन वित्तीय संस्थाओं की होंगी जो सेबी में सूचीबद्ध हैं। और वो जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो विदेशी निवेशकों को, जिन्होंने अपनी पहचान नहीं बतानी चाहिए है, उनको वो लोग इस तरह की एक पार्टिसिपेटरी जो नोट है वो जारी कर देंगी। स्पष्ट है ना? तो इस तरह से एक प्रकार से कह सकते हैं विदेशी निवेशक और जो भारत की सेबी में लिस्टेड वित्तीय कंपनियां हैं, इनके बीच ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, ठीक है, एक संविदा पत्र है। तो पी नोट एक संविदा पत्र है और उस संविदा पत्र के माध्यम से जो लोग यहां पर अपनी पहचान बिना बताए अपना पैसा लगाना चाहते हैं, है ना, वो यहां पे पैसा लगा सकते हैं। किन कंपनियों के माध्यम से? उन कंपनियों, उन वित्तीय संस्थानों के माध्यम से, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से जो लिस्टेड हैं सेबी में, ठीक है। यही कारण है कि जो भारतीय अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना काला धन बाहर रखे हुए हैं और फिर बिना अपनी पहचान बताए हुए भारतीय पूंजी बाजार में अपने को निवेश कराना चाहते हैं, ये चीज संभव ना हो, इसलिए स्पष्ट ये निर्देश है कि पी नोट कभी भी किसी जो एनआरआई है या जो भारतीय व्यक्ति है और विदेशों में जो विदेशों के माध्यम से जो अपनी संपत्ति है, विदेशी चैनल से जो अपनी संपत्ति है, वो नहीं ला सकता है, उसके लिए पी नोट जारी नहीं होगी। दूसरी बात ध्यान रखना है आपको कि मई 2014 में जब काले धन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक एसआईटी बनाई गई है, स्पेशल जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो जो बनाई गई है, उस टीम ने ये रिकमेंडेशन दी है कि कभी भी जो ये पी नोट है ये भारतीयों के लिए नहीं, ओवरऑल इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि सेबी में ऐसे कौन लोग हो सकते हैं जो सेबी में अपनी पहचान नहीं बताना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ वहां पर गड़बड़ी हो सकती है ना, कोई जटिलताएं हो सकती हैं, इसलिए पी नोट को खत्म करने की बात ही एसआईटी ने रिकमेंड की है। क्लियर? अब हम आपको इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा पार्ट रह गया था कैपिटल मार्केट का, वो भी हम आपको बता दें। वो पार्ट था जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, है ना, लेकिन इसको लेकर के काफी जिज्ञासा रहती है, वो है सेंसेक्स या निफ्टी, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो सेंसेक्स है ये तो किसी भी, क्योंकि इसका नाम मतलब ये होता है सन सूचकांक या संवेदी सूचकांक, तो ये किसी भी स्टॉक मार्केट का होता है। जैसे भारत में इस वक्त 24 स्टॉक मार्केट हैं, है ना, तो किसी का भी सेंसेक्स होता है, लेकिन ये एक प्रकार से पर्याय किसका बन गया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए हम सेंसेक्स को उसी तरह से पर्याय मान लेते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर ब्रांड ना जब डेवलप हो जाता है तो हम उसकी बात करने लगते हैं, है ना, जैसे कोई भी वॉशिंग पाउडर है उसको सर्फ कहते हैं, उसी तरह से किसी हर स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स हो सकता है, लेकिन बीएससी के लिए ये पर्याय बन गया है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि सेंसेक्स जो है या जो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 का स्टैब्लिश किया हुआ है, ठीक है। और इसमें 1 जनवरी से, है ना, 1 जनवरी 1986 से, है ना, यहां से इसमें सूचकांक की जो गणना है वो शुरू की गई है, लेकिन जो इसका आधार वर्ष है वो रखा गया था 1979। ये क्या है? ये इसका बेस ईयर है, 1 अप्रैल 1979। ये क्या है इसका? ये इसका बेस ईयर है, ठीक है ना। तो बेस ईयर है और काउंटिंग कहां शुरू हुई है? 1986 से। तो ये वास्तव में स्टैब्लिश किया गया 1800। तो यहां पर देखिए कई तरह के सवाल बनेंगे। 1875 में इसकी स्थापना हुई, 1 जनवरी 1986 से इसका जो आकलन है, यानी जो सेंसेक्स है ना, इसकी गणना शुरू हुई, लेकिन उस गणना के लिए जो बेस ईयर लिया गया था वो 1 अप्रैल 1979 था, है ना। यही अभी भी चल रहा है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो 30
30 है ना मेन कंपनियां हैं, इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर सूचकांक बनाए जाते हैं। और जहां तक रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी जो है वो एक जब नए आर्थिक सुधार हुए थे तो उस वक्त एक फेरवानी कमेटी बनाई गई थी, उसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना यानी NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसको स्थापित करने की बात की थी, क्योंकि इसमें 50 कंपनियों के कैपिटलाइजेशन के आधार पर इसकी गणना की जाती है। तो इसलिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किसका 50 कंपनियों का, इसलिए इसका शॉर्ट टर्म क्या बन गया निफ्टी। ठीक है, यानी ऐसा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें देश भर की जो 50 प्रमुख कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां हैं, उनके कैपिटलाइजेशन के आधार पर इसकी गणना की जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर याद रखना है आपको कि जो NSE है यानी जो निफ्टी है, इसने अपना जो काम है ये शुरू किया था 1996 से, है ना, लेकिन इसने जो अपना आधार वर्ष बनाया है वो बनाया है 1982 को। ठीक है, यहां से इसने अपना आधार वर्ष बनाया और यहां से इसने अपनी गणना शुरू की। जैसे यहां पर आधार वर्ष क्या है 1979 और गणना कहां से शुरू हुई 1 जनवरी 1986 से। तो इसकी 86 से शुरू हुई, इसकी 96 से शुरू हुई। इसका आधार वर्ष 79 है, इसका आधार वर्ष 1 अप्रैल 83 यानी 82-83 का वर्ष है। यहां से उन्होंने अपने को आधार बनाया है। ये 50 कंपनी के लिए गणना करता है और सेंसेक्स करता है 30 कंपनी के लिए। यहां पर एक शब्द बार बार यूज हुआ है ना, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको बस आधी लाइन में समझ सकते हैं आप। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी समय जब क्लोजिंग टाइम होता है, शाम के टाइम जब बाजार बंद होने लगता है, उस वक्त किसी कंपनी के, जो ये चुनिंदा 30 कंपनियां या 50 कंपनियां हैं, है ना, इनमें से किसी भी कंपनी के जो शेयर मार्केट में हैं और उनका जो मूल्य है, उनका जो गुणनफल है, उसी को उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो वास्तव में सेंसेक्स या निफ्टी क्या बताते हैं, ये चुनिंदा कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी उनका बाजार में उपलब्ध पूंजी का जो मान है वो बताती हैं। और इसी कारण से ये इतने संवेदी माने जाते हैं, क्योंकि उनके खरीद बिक्री के आधार पर, उनके डिमांड सप्लाई के आधार पर वो दिन भर ना, उनकी जो संवेदनाएं हैं दिन भर, उनका जो कह सकते हैं कि उनकी जो संवेदनशीलता है वो ऊपर नीचे होती रहती है ना। जैसे आपने देखा होगा कि बिल्कुल वो जैसे ECG वगैरह होता है उस तरह का ग्राफ बनाते रहते हैं, हर समय धड़कनें चलती रहती हैं। अंतिम और एक खास जो आपके काम की चीजें हैं वो ये कि दुनिया भर के, जैसे कि भारत के स्टॉक एक्सचेंज में क्या सेंसेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे दुनिया भर के जो और स्टॉक एक्सचेंज हैं उनमें से क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना है आपको कि सिंगापुर का जो महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है उसे कहा जाता है सीमेक्स। ठीक है, इसी तरह से टोक्यो में निक्की का प्रचलन है, हांगकांग में हैंग सेंग का प्रचलन है, और नैस्डैक और डी जोन्स ना ये न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज हैं, जबकि मिडडेक्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी का स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है ना, तो फिर से एक बात ध्यान रखिएगा, मिडडेक्स फ्रैंकफर्ट का, डी जोन्स और नैस्डैक न्यूयॉर्क के, है ना, हैंग सेंग हांगकांग का, निक्की टोक्यो का और सीमेक्स सिंगापुर का। ये प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। अक्सर इसमें जो सुमेलन का सवाल है, मैचिंग करने का, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कैपिटल मार्केट का पूरा डिटेल, है ना। और ये सभी जो सीरीज है ये आपस में मिली हुई है, इसलिए सभी को एक साथ आपको करके जब एक के साथ सुनते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो पूरा मटेरियल आपको क्लियर हो जाएगा। और इसको जब भी आप देखिए या सुनिए, हमेशा ना एक नोटबुक और पेन साथ में रखिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जल्दी से उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। और आप साथ ही साथ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा और आपका संपर्क लगातार बना रहे। और इसी तरह से हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस देते रहें। जैसे अब हम आगे जो आपको बताएंगे वो निश्चित रूप से बताएंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, है ना, या जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, उसको लेकर के बात शुरू करेंगे। तो साथ रहिए। थैंक यू।